हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीना और आज मैं बुक रिव्यू दूंगी। और बुक है गवर्निंग दी अनगवर्नेबल बाय डॉक्टर इशरत हुसैन। तो व्यूवर्स, ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान को एक अनगवर्नेबल स्टेट समझा जाता है? क्या इसकी वजह पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है? क्या इसकी वजह ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन असिस्टेंस है? और क्या इसकी वजह पुअर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं? क्या इसकी वजह एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है? और क्या इसकी वजह लेक ऑफ गुड गवर्नेंस है? तो ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब गवर्निंग दी अनगवर्नेबल में ढूंढने की कोशिश की है। डॉक्टर इशरत हुसैन का जो ताल्लुक है वो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर को एज एन एडवाइज़र फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सर्व कर रहे हैं। वो एक इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं। और डॉक्टर इशरत हुसैन बिसाइड्स दैट वो फॉर्मर गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं और आईबीए कराची में एज ए डायरेक्टर भी सर्व कर चुके हैं। तो इसीलिए भी उनकी पोजीशन सिग्निफिकेंट है। उसकी जो किताब है इट कंटेन्स 18 चैप्टर्स और हर एक चैप्टर में एक कंप्लीट एनालिसिस मौजूद है ऑफ सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस इश्यूज इन पाकिस्तान। एंड फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में दो फेजेस डिस्कस किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स। तो 1947 से 1990s तक पाकिस्तान का फर्स्ट फेज आता है जिसमें पाकिस्तान वाज अमंग द टॉप 10 डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वी वर अहेड ऑफ वियतनाम, चाइना, इंडिया एंड जो बांग्लादेश तो अभी न्यू बना था, तो उससे भी हमारी ग्रोथ रेट जो है 6% से मूव कर रही थी। तो वो एक प्रॉस्पेरस फेज था पाकिस्तान की डेवलपमेंटल हिस्ट्री का। और उस टाइम हिंदुस्तान की भी जो ग्रोथ रेट था वो 3% था। तो इस बात से डिस्पाइट डेट कि उस टाइम पीरियड में पाकिस्तान फेज 6 मेजर शॉक्स। एक तो 1948 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे लीडर थे उनकी डेथ हो जाती है। और जो सेकंड जो शॉक था जो कि पाकिस्तान को लगा वो था इन्फ्लक्स ऑफ 8 मिलियन रिफ्यूजीज जिनको रिहेबिलिटेट करने का काम पाकिस्तान के ज़िम्मे था। और थर्ड जो मेजर शॉक था वो 1965 वाली वार हमारी इंडिया के साथ थी। और फोर्थ जो था 1971 में डिसमेंबरमेंट ऑफ द कंट्री मींस जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग हुए। और उसके बाद 1972 में जो पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन थी भुट्टो की, जिससे बहुत बड़ा मुल्क को धचका लगा क्योंकि उसकी उस पॉलिसी की वजह से ही जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर कोलैप्स कर गया। और जो है वी वर ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। तो उसके बाद ही 1980s में वाला हम टाइम पीरियड देखें तो पाकिस्तान पार्टिसिपेटेड इन द अफगान जिहाद वार जिसमें हमने अपने खुद मिलिटेंट्स एज अ मुजाहिद भेजे थे। वो ऐसा टाइम पीरियड था जब कि हमारे मुल्क में जो है टेररिज्म जो एक्सट्रीमिज्म था वो बढ़ा। और जो अफ़गानिस्तान से जो लोग आए थे, रिफ्यूजीज़ आए थे, वो अपने साथ क्लेशनकोव और ड्रग कल्चर लाए थे जिससे पाकिस्तान की जो सॉवरेंटी है, रेट ऑफ द स्टेट है, उसको बहुत बड़ा धचका। ट्यूमल्टस शॉक्स पाकिस्तान रिमेन इंटैक्ट। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ा, उसके सोशल इंडिकेटर्स बढ़े और पाकिस्तान की जो पॉवर्टी थी वो भी कम होती चली जाए। दूसरा फेज़ जो डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में डिस्कस किया है वो 1990 से 2015 तक आता है, जहाँ की हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखते हैं और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखते हैं। उस टाइम पीरियड के दौरान पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया ने एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया। बिसाइड्स दैट ये जो पाकिस्तान की एक पॉपुलर इमेज बनी, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन था? उस टाइम पीरियड में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है तरक्की नहीं कर सका, डिस्पाइट दैट वो कम से कम होता चला जा रहा था। और हमने एक बूम और बस्ट की सिचुएशन देखी जिसमें कभी पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी बढ़ी फिर कम। इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए राइटर ने रिसर्च बेस्ड हाइपोथेसिस अपने किताब में पेश की हैं और उनको एम्पेरिकल एविडेंसेस के बेसिस पे उनको नलीफाई किया है। सबसे पहले जो राइटर ने हाइपोथेसिस को नलीफाई किया है वो है फॉरेन असिस्टेंस सिंड्रोम। ये पॉपुलरली माना जाता है ओवरऑल कि पाकिस्तान की जो 1960s में, 70s में और 80s में जो ग्रोथ हुई है वो फॉरेन असिस्टेंस की वजह से हुई है।
اور اسی فورن ایڈ کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی فلورش ہوئی. ریجیکٹڈ دس ہائپوتھیسز آن دا گراؤنڈ کہ پاکستان کو جو ہائر گروتھ والے ٹائم پیریڈ میں اتنی ایڈ نہیں ملی 1960s میں 70s میں 80s میں جتنی کہ پوسٹ 1990s والے پیریڈ میں ملی. 2001 میں جب افغان وار آن ٹیرر اسٹارٹ ہوا تب ملی, اور 2008 میں ان دا فارم آف کیری لگار بل, اور ہمیں 7.58 فار سیورل ایئرس ملتی جا رہی تھی, لیکن ہماری گروتھ ریٹ 3 to 4% تھی. مینس ہم نے اتنی جو ہے ہماری اکانومی فلورش نہیں ہوئی. جو اس کتاب میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس نے ہمیشہ جو ہے ملٹری ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کیا ہے. تو اسی کی ہی وجہ ہے کہ جب بھی مارشل رول آیا ہمارے ملک میں تو ہماری اکنامک گروتھ انکریز ہوئی ہے. لیکن ڈاکٹر عشرت حسین اس چیز کو نلیفائی کرتے ہیں کہ یو ایس ملٹری ڈکٹیٹرز کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن یو ایس نے ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو سیو کیا ہے, اپنے اسٹیٹ جو انٹرسٹ ہیں ان کو سیو گارڈ کیا ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے ایجپٹ میں 15 سال تک ملٹری ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کیا, بیک اپ کیا, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ مسلسل ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹس لانے کی کوشش کی. اور آپ نے دیکھا صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا, معمر قذافی اور بشر الاسد کے ساتھ شام میں کیا ہوا. تو یو ایس کا جو رول رہا ہے ایک بائی لیٹرل رہا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ جب پریزیڈنٹ بل کلنٹن آئے تو انہوں نے جو ہے وہ کلیئرلی ایڈمٹ کیا کہ جب بے نظیر کا رول آیا تو ہم نے کیسے مشرف کو اوورٹیک کرنے کے لیے بے نظیر کو سپورٹ کیا تھا. تو اس سے یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ یو ایس ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کو سپورٹ کرتا ہے. جب اس کے انٹرسٹ تھے جب افغان وار تھا اور جب اس کو کمیونزم کو کرٹیل کرنا تھا تو یو ایس نے ہماری سپورٹ کی. اور تیسری جو ہائپوتھیسس موجود ہے وہ یہ ہے کہ گلوبل اکنامک کنڈیشنز اور ایکسٹرنل کنڈیشنز وہ سوٹیبل نہیں تھی, اسی لیے پاکستان نے گروتھ نہیں کی. تو وہ رائٹر امپیریکل ایویڈنسز کے ساتھ یہ بات ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کہ 1990s آن ورڈز جو ایکسٹرنل کنڈیشنز تھی وہ اوور آل گلوب میں سیم تھی. ڈسپائٹ دیٹ انڈیا 7% گروتھ ریٹ سے موو کر رہا تھا, اور بنگلہ دیش جو ابھی 1970s میں بنا تھا وہ بھی 4 to 5% جی ڈی پی گروتھ ریٹ سے چل رہا تھا. لیکن پاکستان کی اگر پوزیشن ہم دیکھیں تو پاکستان کی اکانومی ریمین انٹیکٹ. تو اس چیز سے وہ اس ہائپوتھیسس کو ریجیکٹ کر. ایک اور ہائپوتھیسس جو ملتی ہے گیریسن اسٹیٹ سنڈروم کی, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ مائٹ ملٹری موجود ہے, اور ملٹری کے انسٹیٹیوشن کی ڈومیننس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی گروتھ نہیں ہو رہی. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور ڈسکشن بھی ہمیں ملتی ہے کہ ملٹری کی جو بجٹ میں ایکسپینڈیچر ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن سیکٹر سے زیادہ ہیں, اسی لیے بھی پاکستان جو ہے ترقی نہیں کر رہا. تو سب سے پہلے تو رائٹر اس بات کو برا مانتے ہی نہیں کہ جو ہے ملٹری, وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کی اگر بجٹ بھی زیادہ ہے تو اس سے وہ اپنے ایکسپینڈیچر میٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں ٹیکسز وغیرہ بھی ملتے ہیں. ایک اور جو پاپولر ہائپوتھیسس ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ گرو نہیں کر رہا. تو ڈاکٹر عشرت حسین کہتے ہیں, وہ اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم ہے پاکستان میں وہ پوسٹ 2001 جب اب وار آن ٹیرر اسٹارٹ ہوا تب اسٹارٹ ہوتا ہے, اور پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ 1990s سے ہی ڈکلائن کر رہی ہے. نلیفائنگ دیز ہائپوتھیسز ڈاکٹر عشرت حسین کلیئرلی اسٹیبلش کرتے ہیں کہ لیک آف گڈ گورننس از دا میجر کاز آف دا اکنامک ڈکلائن اور رائز آف اینی کنٹری. اور وہ یہ بولتے ہیں, یہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ان لیک آف گڈ گورننس کی وجہ سے جو ہے انسٹیٹیوشنز ہمارے وہ پرفارم ویل نہیں کر رہے. نے ملک بنایا تھا وہ ایک نئے سرے سے بنایا تھا, تو ہمیں ایک سینس آف پیشن اور کمٹمنٹ تھا کہ ہم جو بھی چیزیں کریں گے اس سے ملک کو ترقی ہوگی. اور ہم نے جو انسٹیٹیوشنز بنائے ان میں بھی بہت قابل اور ایماندار آفیسرز تھے جنہوں نے ملک کو ایک ترقی کی طرف گامزن کیا. انسٹیٹیوشنز تھے جیسے کہ PIDC پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن,
उन्हीं की बदौलत जो है पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और 1960s ऑनवर्ड्स जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हो गई पाकिस्तान में भी, मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, और जो है उसके अलावा जो है एडीसी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो थी, वो जो इंस्टीट्यूट था जो इनिशियली 20 मिलियन लोगों के लिए गंदम वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकता था, वो आज 26 मिलियन पीपल के लिए वीट प्रोड्यूस करता है, राइस करता है, और वी आर अमंग द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। और अगर हम पीआईए का देखें तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस उस वक्त उसकी जो परफॉर्मेंस थी इतनी अच्छी थी कि बाहर ममालिक से लोग आते थे और वो पीआईए इंस्टीट्यूट को बोलते थे कि आप आएँ और हमारे लोगों को भी जो है ट्रेंड करें। तो हमने जो है पीआईए इंस्टीट्यूट ने जो एमारेट्स बनाई, जॉर्डनियन बनाई, माल्टा बनाई और दूसरी एयरलाइंस भी बनाई। और इसके अलावा अयूब खान के दौर में प्लानिंग कमीशंस बनी। जो राइटर लिखते हैं कि प्लानिंग कमीशन का जो मेन मोटिव था वो ये था कि वो जो प्रीवियस पॉलिसीज़ थी उनमें रिफॉर्म्स लाते थे, ताकि जो पॉलिसीज़ नाकारा हो गई हैं, जो वर्क नहीं कर रही, उनको चेंज किया जाए। और राइटर इसके अलावा ये भी लिखते हैं कि ये जो प्लानिंग कमीशन की तर्ज पे ऑर्गेनाइजेशंस थी वो मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और दूसरे ममालिकों ने भी अपने ममालिक में ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई ताकि हम भी। दूसरे स्टेट इंस्टीट्यूट जिसका राइटर अपनी किताब में जिक्र करते हैं वो थी वापडा, वाटर एंड डेवलपमेंटल अथॉरिटी। तो जब उसने रावी, सतलज और ब्यास बनाई जो कि बाद में जो है इंडिया के पास रिवर्स चले गए, तो उनकी तर्ज पर जो है वापडा ने बहुत सारी लिंक कैनाल्स बनाई, तरबिला डैम बनाई, मंगला डैम बनाई। तो उस टाइम वापडा जो थी उसकी परफॉर्मेंस हम देखें तो एक शानदार परफॉर्मेंस थी। और अब हम देखें तो 19 ऑनवर्ड्स जो है वापडा ने एक भी कोई डैम वगैरह नहीं बनाई है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हम 20 डैमें बनाएंगे। और डॉक्टर साहब जो एक चीज़ बयान करते हैं, सिविल सर्विसेज के रोल को बयान करते हैं कि उन्होंने उस टाइम कितना वेल परफॉर्म किया। और सिविल सर्विसेज जो थे हमारे सीएसपीज थे वो हर एक जो स्टेट इंस्टीट्यूट्स थे उसमें गामजिन थे, और वो पाकिस्तान को एक डेवलपमेंट की तरफ लाने में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो अयूब खान ने भी जब मार्शल लॉ लगाया तो उसके बाद उसने भी जो है जो सीएसपीज थे और पीएसपीज थे उनको अपनी कैबिनेट में शामिल किया ताकि पाकिस्तान के लिए जो है बेस्ट पॉलिसीज़ बनाई जाए, जो है इम्प्लीमेंटेशन की जा सके। बाद में अगर हम देखें तो उन इंस्टीट्यूशंस को जो सबसे बड़ा धचका लगा अकॉर्डिंग टू राइटर, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी उसकी वजह से लगा। जो उन्होंने नेशनलाइज किया और जो प्लानिंग कमीशन जो बनी थी अयूब खान के दौर में उसको भी जो है वीक किया, और सीएसपी कैडर को तो कम्प्लीटली एबोलिश कर दिया। उसके अलावा लेटरल एंट्री पे जो है उसने कहा कि अब जो है सिलेक्शन होगी सीएसपीज की, और जो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी जिसकी वजह से जो है हमारा प्राइवेट सेक्टर कोलैप्स कर गया, तो सब जो है स्टेट ओन इंटरप्राइजेज होने लगी, तो वो जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी। लेटर हमने देखा 1990s में कि राइटर बोलते हैं कि 1990s वाज द फर्स्ट टाइम कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती, एक तो बहुत सी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी और बाद में जो भी गवर्नमेंट चेंज होती थी वो अपने फेवरेटिज्म पे बंदे लाती थी। वो ये नहीं देखती थी कि वो कितने जो हैं ईमानदार हैं और कितना अच्छे से काम कर सकते हैं या वो इस सीट के लिए एल हैं कि नहीं। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि 2 सालों के बाद 3 सालों के बाद बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट रिजीम चेंज हुआ, नवाज शरीफ आया तो वो अपने लोग लाए, और बेनज़ीर अगेन आई तो वो अपने लोग लाए। तो ऐसे जो है ये हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं कोलैप्स कर गए और आज तक इनकी रिकवरी। तो ओवरऑल बुक का क्रक्स ये था कि जो स्टेट इंस्टीट्यूशन हैं वो गवर्नेंस में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। और जब
इंस्टीट्यूशंस जो हैं स्ट्रॉन्ग होंगे तो मुल्क भी तरक्की करेगा, और हम जो पर्सनालिटीज़ के चक्कर में फंसे जा रहे हैं इस चीज़ को निकालना पड़ेगा, और जो लेटरल एंट्री या जो भी कैडर वगैरह हैं वो हमें ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जो है सिलेक्ट करने होंगे। थैंक यू।